अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व का कॉन्सेप्ट सीख लिया और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है ना। तो आज पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की रिलेशन जो हमने पढ़ी थी और पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी जो पढ़ी थी उस पे कुछ क्वेश्चंस पहले कराएंगे। उसके बाद आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो बोर्ड पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए और बी बेटा कॉन्स्टेंट्स है। क्वेश्चन इज फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक, तो हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स कैसे निकालते, एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। एक रिलेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर गिवन होगी, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ से हमें फोर्स का वैल्यू निकल के आएगा। सो दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे इट इज़ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, शाबाश, हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर की बेटा डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो हमें फोर्स निकल के आएगा। सो फोर्स जो आएगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, सो ये तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर, बी तो ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x। ठीक है ना। सो इसकी डिफरेंशिएशन जब हमने कर दी, ए की ज़ीरो आती है वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो रहा है, बी एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी बी इंटू एक्स स्क्वायर की होगी 2x। सो 4 जो आ रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो बेटा इसका पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। यानी फोर्स और x के बीच में जो रिलेशन आई वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएशन करके आई। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप नोटबुक पे लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। द डायग्राम्स, लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम्स represent the potential energy, the diagrams represent the potential energy of interatomic distance are which diagram corresponds to stable molecules found in the nature, which diagram corresponds to stable molecules found in the nature। ठीक है, तो हमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है, 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व यानी पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस, 4 ग्राफ्स आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है। ठीक है बेटा, तो स्टेबल का मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सा है। ठीक है, सो ये ग्राफ 4 दी हुई है, आपको बताना है उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो ये ग्राफ्स दिए हुए हैं एंड इट इज ऑप्शन डी, ग्राफ ये। शाबाश, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बताइए आपको कौन सा ग्राफ लग रहा है कि ये एक ऐसे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होना चाहिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसे पॉइंट पे होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो या जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व अपना नेचर चेंज करता है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, या एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम कह सकते हैं कि फोर्स अपना नेचर चेंज करता है। कहां से कहां फोर्स अपना नेचर चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अपना नेचर चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। परसों मैंने पढ़ाया था जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग होती है बेटा, पोटेंशियल फोर्स होता है पॉजिटिव, सो फोर्स इज पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ फोर्स पॉजिटिव है, तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा नेगेटिव। तो ये वाले पॉइंट पे ट्रांजिशन हो गया, जब पोटेंशियल एनर्जी अपना नेचर चेंज करेंगी फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वन, या फोर्स अपना नेचर चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस टाइम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सो पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन तो ठीक है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स अपना नेचर चेंज कर रहा है इस पॉइंट पे, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, उन दो की तो बात ही नहीं है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्स एक्टिंग, तीसरा क्वेश्चन लिखें, द फोर्स एक्टिंग on a body, the force acting on a body moving along x-axis, varies with the position as, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा फोर्स एक्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट एक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है फोर्स का बेटा, फोर्स का ग्राफ है। ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं। क्वेश्चन इज द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज इन, अब लिखिए क्वेश्चन फिर, द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x1, पहला ऑप्शन x1, दूसरा ऑप्शन x2, तीसरा ऑप्शन बेटा आपके पास है बोथ, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन। ये नहीं सोचना कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है तो आप बोलेंगे कहीं पे ऐसा हो ही नहीं रहा, ये फोर्स का ग्राफ है। और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जब फोर्स अपना नेचर चेंज करता है, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब फोर्स अपना नेचर चेंज करता है कहाँ से कहाँ बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहाँ पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पता है आपको क्या लग रहा है, फोर्स यहाँ से अगर पॉजिटिव फोर्स है, यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव फोर्स, यहाँ पर फोर्स अपना नेचर कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस पॉइंट पे फोर्स का कर्व नीचे आ रहा है, ऊपर वाले साइड से पॉजिटिव फोर्स है, नीचे वाले साइड से नेगेटिव फोर्स है, तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अपना नेचर चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव फोर्स है, तो ये पॉइंट कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो x2 पोजीशन जो होगी दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए, इससे थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिखिए, या ब्रैकेट में फिर लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, शाबाश बेटा, क्या लिख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, शाबाश, व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये समझाएंगे आपको ये लॉ है क्या, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें ये कहता है कि, सबसे पहले बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी की किसी लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, उनको ऐड अगर हम करेंगे, सम करेंगे, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें ये कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो, ठीक है ना बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉ हमें ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है इट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये लॉ ये कहता है कि ये टोटल एनर्जी जो है ये क्या रहती है बेटा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये तब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हों। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। समझ आ रही है बात को समझिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ। एक एग्जांपल देंगे, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है और ये ऑलरेडी किसी हाइट पर हमने रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है। तो ये पार्टिकल की अगर हम मान लीजिए हाइट एच पे है, तो ये पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा mgh है। और मान लीजिए ऑलरेडी मूव कर रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ है हाफ ऑफ mv²। जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा, अगर फ्रिक्शन है वहाँ पे, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी नहीं, हाइट तो सेम है ना ग्राउंड से,
सो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और टोटल एनर्जी जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हुआ। टोटल एनर्जी तब कांस्टेंट रहेगी अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो, सिर्फ पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि बेटा टोटल एनर्जी जो है ये रहेगी कांस्टेंट। समझ आ रही है बात, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। दूसरी एग्जांपल अगर आप लेंगे, बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास सपोज दिस इज अर्थ, अगर एक पार्टिकल है यहाँ पे, सो ये किसी हाइट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मान लीजिए मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दैट मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। जब ये पार्टिकल बेटा नीचे आएगा, आपको क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? हाँ ज़रूर होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और टोटल रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो, तब जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो तो ये वैलिड नहीं होगा बेटा। समझ आ रही है बात? सो दैट मीन्स आप इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन नोटबुक पे आप लिख लेना जो मैंने डेफिनेशन बताई, ठीक। चलिए ये बात तो हमें समझ आए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें ये कहता है कि टोटल एनर्जी बेटा कांस्टेंट रहती है, ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे बताया, अगर मैं तीनों को चेंज लिखूंगा, सपोज मैं ऐसे लिखूंगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैथमेटिकल पार्ट भी आप साथ में लिखेंगे। सो चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, सो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी व्हाट इज चेंज इन टोटल एनर्जी, इट विल बी जीरो, बिकॉज टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। सो आई विल राइट इट इज जीरो, दैट इज डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही है बात? सो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के जो आएगा इसको यहाँ लाएंगे, बनेगा माइनस डेल्टा यू। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही है बात? और माइनस साइन का मतलब लॉजिकली ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी बेटा जब पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हो, अगर एक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और एनर्जी लॉस नहीं होगा कहीं पर भी जहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो। अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो वो सारी जो कम होगी पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यही तो है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस पॉइंट के बाद, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी of an object is equal to the amount of decrease in kinetic energy। समझ आ रही है बात? सिंपल सेंसेस में हम लिखेंगे। नाउ एक नोट पॉइंट आपको लिखाना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक नोट पॉइंट लिखें। वो ये कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोटल एनर्जी जो है बेटा दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही है बात? तो टोटल एनर्जी जीरो कब हो सकती है? मैं चाहता हूं टोटल एनर्जी जीरो हो। मैं लिख रहा हूं फॉर टोटल एनर्जी टू बी जीरो, टोटल एनर्जी टू बी जीरो। टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए बेटा क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये होगी ये दोनों एनर्जी जीरो होंगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। यानी पहला केस बनेगा काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, यानी दोनों एनर्जी जीरो और टोटल एनर्जी भी क्या आएगी बेटा जीरो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस क्या होगा? टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए क्या लग रहा है कोई और चीज़। अगर ना मैं चाहता हूँ कि टोटल एनर्जी बेटा जीरो हो किसी भी सिस्टम की, सो मैं लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस यू। सो ये और एक नोट पॉइंट बेटा हमारे पास सामने आ रहा है, वो ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए?
मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझिए, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसा काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। सो टोटल एनर्जी जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि या तो दोनों एनर्जी सिस्टम की जीरो हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? नेगेटिव, ठीक है ना। सो ये एक ऐसा केस बन रहा है। और लास्ट में एक और एक ये नोट पॉइंट लिखे, यहाँ पे आप लिखिए और एक नोट पॉइंट, फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू बी इक्वल टू जीरो, फॉर द मैकेनिकल एनर्जी टू बी इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी should be equal to the magnitude of potential energy and potential energy should be negative। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको बताना चाहिए, जो बाउंड सिस्टम्स है हमारे पास, लास्ट में और एक नोट पॉइंट, ये आपने नोट पॉइंट लिख लिया, नोट पॉइंट लिखा आप लोगों ने, शाबाश। और एक नोट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो बाउंड सिस्टम होता है, और एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे, बाउंड सिस्टम, फॉर बाउंड सिस्टम, बाउंड सिस्टम का मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये सोलर सिस्टम है ना, सन है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द, ये बाउंड सिस्टम हुआ। या मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये बाउंड सिस्टम हुआ। सो इन बाउंड सिस्टम्स के लिए पता है क्या होना चाहिए? याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल एनर्जी बेटा होनी चाहिए नेगेटिव। क्या होनी चाहिए? टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। तो वो कब पॉसिबिलिटी बनेगी? टोटल एनर्जी कब नेगेटिव होगी? सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो। बात को समझिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? मैं ये कह सकता हूँ, उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी एक तो नेगेटिव होनी चाहिए और केसेस ज़्यादा, ताकि इनका जो ऐड करेंगे वो ओवरऑल नेगेटिव आया, और वो बाउंड सिस्टम उसमें वैलिड है। इसलिए याद रखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। समझ आ रही है बात? सो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, सो इसी पे एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी। ठीक, तो हम ये देखेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि ग्रेविटी में फॉल हो रहा है, इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, बिकॉज इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो मैं देखूंगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कैसे ये लॉ होल्ड करेगा। हर जगह क्या टोटल एनर्जी सेम होगी? अगर हर जगह टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर जो कि हाइट h पे है, यहाँ से मैं बेटा ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मैं सपोज ड्रॉप कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। So as I am dropping the object, kinetic energy will be 0, but there will be potential energy. So अगर ये पॉइंट मैं A ले रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं at point A की अगर हम बात करेंगे, what is kinetic energy? बेटा kinetic energy कितनी है? 0 है, because object is just dropped. So what is potential energy at that point equal? Potential energy किसके बराबर होती है बेटा? mgh के बराबर. So this is potential energy of the object at point A. And now what is total energy? Total energy will be kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? 0 plus mgh. So ये mgh ही बनेगा. So this will be total mechanical energy of the object at point A. ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मैं सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा, मैं देखूंगा इस जगह पे क्या टोटल एनर्जी यही है। अगर इस जगह टोटल एनर्जी बेटा यही है तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड आ रहा है। ठीक, सो ये वाला पॉइंट जब मैं देखूंगा, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज मैं लिख रहा हूँ, सपोज ये x ड्रॉप हो गया, यहाँ से यहाँ ये कितना गिर गया? x गिर गया। ठीक, तो जब ये x गिर गया होगा, x में पॉइंट B की, सपोज ये पॉइंट B है, मैं लिख रहा हूँ एट पॉइंट B। पॉइंट B पे बेटा आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज काइनेटिक, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पॉइंट B पे? शाबाश,
एम जी, बेटा हाइट कितनी होगी यहाँ से, हाँ टोटल हाइट है h माइनस एक्स, सो ये होगी h माइनस एक्स, सो आई विल राइट इट इज एम जी h माइनस एक्स, दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, बिकॉज जब पार्टिकल नीचे आया होगा इसकी किसने कोई वेलोसिटी गेन की होगी, बिकॉज ये ग्रेविटी में मूव कर रहा है। सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग से मैं लिखूँगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो v है, तो वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 0 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 इंटू, शाबाश, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, s के बदले यानी कितना मूव किया, x मूव किया, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, इट इज इक्वल टू 2gx। सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन, सो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, शाबाश, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। So what is kinetic energy equal? It is equal to half of m v square के बदले क्या लिखेंगे 2gx, बेटा 2 कैंसिल होगा, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mgx। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई, काइनेटिक एनर्जी आई mgx के बराबर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर आई, इट इज इक्वल टू mgx। तो टोटल एनर्जी पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे आई थी mgh, अब इस पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी ढूंढेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, शाबाश, यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज mgh माइनस एक्स, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट दैट लोकेशन, प्लस मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, mgx के बराबर बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी इक्वल, इट इज इक्वल टू mgh माइनस mgx प्लस mgx। सो mgx विल कैंसिल आउट, टोटल एनर्जी विल बी mgh। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटा, mgh के बराबर, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी आई थी mgh के बराबर, और पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी क्या आई, mgh के बराबर आए। सो दैट मीन जब पार्टिकल नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वाज 0, सो लेकिन नीचे जब आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये 2 पॉइंट्स पे हमने देखा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जब एक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, पॉइंट सी की अगर मैं बात करूँगा, टोटल एनर्जी हर जगह mgh आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी, सबसे पहले मुझे बताइए जब एक ग्राउंड को बेटा हिट करने वाला होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, बिकॉज हाइट तो 0 है जब एक ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, है ना। यहाँ पे हाइट उस टाइम पे पार्टिकल की 0 होगी, तो मैं लिखूंगा एट पॉइंट सी, बेटा पॉइंट सी पे क्या होगा, शाबाश, पॉइंट सी पे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 बिकॉज हाइट इज 0, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, मैं पूरे पाथ के लिए फिर से मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। So v square, v is the velocity at hitting the ground, minus what is initial velocity, it is 0, it is 2a, ये कितना गिर गया बेटा, सारा गिर गया, तो हाइट h ये नीचे आया है, so v square किसके बराबर आएगा, twice gh। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी फिर किसके बराबर आएगी, what is काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m, v स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2gh, 2 बेटा कटेगा तो क्या आएगा, इट इज इक्वल टू mgh। सो काइनेटिक एनर्जी आई mgh, पोटेंशियल एनर्जी आई 0, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी हर जगह टोटल एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड है, हर जगह टोटल एनर्जी सेम है। इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है, धीरे 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 वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ आ रही है बात। सो ये सीन हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जब मैंने काइनेटिक एनर्जी ढूंढी थी वो किसके बराबर आई थी, अब बताइए मुझे, शाबाश। यहाँ पर जब हमने ढूंढी थी काइनेटिक एनर्जी वो आई थी mgx के बराबर।
यानी जितना x बढ़ेगा, जितना पार्टिकल नीचे आएगा, x बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और लीनियर रिलेशन है, x जितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए वो लीनियर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली डिक्रीज हो रही होगी, है ना, बिकॉज जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में बेटा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे विद डिस्टेंस, विद दिस फॉलोइंग डिस्टेंस x, तो कैसा ग्राफ आएगा? शाबाश। अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा, सो ये x है, जब x 0 है यानी ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम है, और किसके बराबर आई थी? mgh के बराबर। फिर जितना ऑब्जेक्ट नीचे आएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फाइनली बनेगी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, जब x कितना है फॉल हुआ, h के बराबर, जब x का वैल्यू h आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई? 0। और जितना x का वैल्यू बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब x 0 है यानी पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी 0 थी, फिर लीनियरली काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ेगी, ठीक है ना। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। लेकिन मोशन के दौरान टोटल एनर्जी बेटा क्या है? कांस्टेंट। तो मैं वो इस सॉलिड लाइन से दिखा रहा हूँ। सो दिस इज टोटल एनर्जी, किसके बराबर? mgh। सो कहीं पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, इन दो को जब आप सम करेंगे आंसर ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ और यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम निकलेगा टोटल एनर्जी के बराबर। कहीं पर भी आप देखेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक, जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और दोनों का सम कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज टोटल एनर्जी। सो जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में फॉल हो रहा होता है तो उस टाइम पे बेटा टोटल एनर्जी इसकी क्या रहती है? कांस्टेंट, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है। तो आज के बाद बेटा याद रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट रिमेन्स कांस्टेंट इफ ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्वड इन द सिस्टम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।